ओके, तो कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टेल मी, कैसा रहा आपका संडे? और होमवर्क वगैरह किया कि नहीं किया? आते हैं अपन, चलो स्टार्ट करते हैं अब अपना सेशन। ठीक है, आते हैं अब अपने होमवर्क पे। सर, हमने लास्ट क्लास में क्या छोड़ दिया था? हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 किया था, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 मतलब बायबैक कैलकुलेशन और प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन का कैलकुलेशन कर लिया था, राइट? और इसके अलावा जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बोला था करके आने को। अरे भाई, वैश्वी गोयल, क्लासेस 11 बजे से शुरू है। आज की क्लास 11 बजे से शुरू है बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन। प्लीज इसी लेक्चर को शुरू के 10-15 मिनट पहले से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो आपको जर्नल एंट्रीज करके आनी थी। जल्दी मुझे जर्नल एंट्रीज बताइए। मुझे क्वेश्चन नंबर 3 के जर्नल एंट्रीज बताइए बच्चों, प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा सा जल्दी, आज थोड़ा सा जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, हमें सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करनी है। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करनी है। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करनी है हमें। मुझे बताइए बेटा, जर्नल एंट्रीज क्या क्या होंगी? बायबैक कैलकुलेशन और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टेल मी द फर्स्ट जर्नल एंट्री। पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? टेल मी, फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगा? अरे थोड़ा जल्दी बोलिए कि मैं अपना शुरू करूं। फर्स्ट जर्नल एंट्री मुझे बायबैक का करना चाहिए, तो बायबैक के केस में 25 करोड़ का बायबैक किया जा रहा है, जिसमें 5 करोड़ फेस वैल्यू है और 20 करोड़ प्रीमियम है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगा? फर्स्ट जर्नल एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, हम क्या करेंगे? हम ऊपर लिखेंगे रुपीज इन करोड़। हम अपना आंसर ऊपर हम लिखेंगे रुपीज इन करोड़। सर, ये लिखना जरूरी होता है? बहुत ज्यादा जरूरी। एग्जाम में अगर आपने अगर सॉल्यूशन किया है और राउंडिंग ऑफ कर रहे हो, जैसे मैं 5 लिख रहा हूं, अब 5 करोड़ है वो बेसिकली, पर आप ऊपर ऐसा लिख नहीं रहे हो, तो हो सकता है आपका 1 मार्क या 2 मार्क आपका डिडक्ट हो जाए। तो आप हमेशा कभी भी फिगर्स को राउंड ऑफ में लिख रहे हो तो याद रखिएगा, अगर फिगर्स आपके करोड़ में है तो सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ होने चाहिए। तो आप ऊपर ऐसा डाल देंगे, ठीक है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 करोड़। तुम लोग मुझे एंट्री क्यों नहीं बता रहे हो? प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट 20। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम लोग मुझे एंट्री क्यों नहीं बता रहे हो? मैंने तुम लोगों को ये होमवर्क दिया था, तुम लोगों ने भी बोला था कि एंट्री सर हम करके आएंगे। नालायक लोगों, एंट्री क्यों नहीं बता रहे हो? टू इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट 25 टू इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट। फर्स्ट एंट्री ये हो गई। सौरभ, व्हेन विल बी द फास्ट ट्रैक ऑफ ग्रुप 1? इंटर विल बी अवेलेबल। फास्ट ट्रैक ऑफ ग्रुप 1 में ग्रुप 1 में अकाउंट्स और कॉस्टिंग का फास्ट ट्रैक अवेलेबल है, ठीक है ना? और लॉ और टैक्स का जो फास्ट ट्रैक है वो जैन 21 के लिए अवेलेबल है, बट मई 21 का फास्ट ट्रैक जनवरी में अवेलेबल होगा, जनवरी लास्ट में अवेलेबल होगा। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपका है कौन सा, आपका अटेम्प्ट कौन सा है। सेकंड, चलो ये हमने इक्विटी शेयर्स के बायबैक की जर्नल एंट्री की। सेम ऐसे ही हमें रिडम्पशन की जर्नल एंट्री करनी है। रिडम्पशन की एंट्री बोलिए।
प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन की एंट्री बोलिए, ये हमने बायबैक का किया। अब हमें बताइए रिडम्पशन का एंट्री क्या होगा, रिडम्पशन का जर्नल एंट्री क्या होगा, सेकंड नंबर एंट्री, जल्दी बोलो। तुम लोग क्या है बहुत ही कम बोलते हो, और मुझे लगता है यार बच्चों से पूछूं तो आंसर आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मुझे लगता है तो मैं ही लिख लेता हूं, कभी कभार वेट करते करते टाइम लग जाता है। प्लीज आप थोड़ा सा एफिशिएंटली और जल्दी मुझे जवाब दिया करें। सेकेंड एंट्री क्या होगी रिडम्पशन की? यस, सेकेंड एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, एक सवाल आता है मन में कि सर एंट्रीज करते वक्त हम शॉर्टकट्स कर सकते हैं। मैंने बोला शॉर्टकट्स मतलब सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इतना बड़ा 5 मिनट लग जाएंगे इसको लिखने में, तो सर PSC लिख दें? नहीं, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको पूरा लिखना चाहिए, एटलीस्ट मेरी तरह शॉर्ट में लिख लो, PREF डॉट पूरा लिखो, सबसे अच्छा है। एग्जाम में ये हरकतें मत करना कि PSC अकाउंट डेबिट, ESC अकाउंट डेबिट। यहां मुझे आंसर बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 75 टू, टेल मी क्या होगा, टेल मी क्या होगा, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 75। सर ये क्या लिखा बेटा? मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करूंगा, इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लिखा। बीइंग, इसका नरेशन लिखवा देता हूं। प्रेफरेंस शेयर कितने परसेंटेज वाले थे? 12% वाले, तो हम यहां लिखेंगे 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बीइंग 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट पार, तो ये हो गई आपकी दो एंट्रीज, ये हो गई आपकी दो एंट्रीज, ठीक है। सर वापस बैक टू द बायबैक, हमने यहां देखा आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स हम CRR क्रिएट करेंगे। मुझे CRR क्रिएट करने की एंट्री बोलो। CRR क्रिएट करने की एंट्री बोलो। सर CRR तो हमारा CRR विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ जर्नल रिजर्व, हमने ये प्रेफरेंस शेयर्स में लिख के रखा है, और ऊपर लिखा है क्रिएट CRR आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और जनरल रिजर्व, और यहां प्रीमियम ऑन बायबैक को भी राइट ऑफ करना है। तो सर पहले एंट्री कौन सी करनी चाहिए? आप एक काम करो, पहले एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करने की करो, वो ज्यादा अच्छा है। सर कोई सीक्वेंस मैटर करता है क्या? मैटर तो नहीं करता, पर अगर सीक्वेंस में चले, इसी सीक्वेंस में, तो ज्यादा अच्छा है। क्या होता है एग्जाम में चेकर को चेक करने में थोड़ी आसानी होती है। हम अपना पेपर जब सॉल्व करते हैं तो हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज चेकर को समझने में आसानी हो। ऐसे पेपर को सॉल्व करा करो। जैसे आपने शायद सुना होगा, जब भी हम गाड़ी चलाते हैं हमारे मॉम डैड बोलते हैं, जैसे मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते थे जब मैं गाड़ी चलाना सीखता था, कि बेटा जब तू गाड़ी चलाए ना, मेरे पापा मुझे आज भी बोलते हैं कि जब तू गाड़ी चलाए ना, ये सोच के चलाया कर कि सभी अंधे हैं, बाकी सभी लोग अंधे हैं, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो तेरे को सबसे बचते हुए चलना है और सबको बचाते हुए चलाना है। वैसा ही सिस्टम आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में फॉलो करना होता है कि जब आप एग्जाम में अपना पेपर लिख रहे हो तो पेपर कुछ इस तरीके से लिखिए कि आप ये मान के चल रहे हो कि चेकर अपना दिमाग नहीं चलाएगा। चेकर को जितना अच्छे से प्रेजेंटेशन करके दोगे, जितना सिंपल प्रेजेंटेशन करके दोगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, आपके मार्क्स आपको ज्यादा अच्छे से मिलेंगे। अगर आप प्रेजेंटेशन में गड़बड़ी करोगे, सीक्वेंस अच्छे से नहीं करोगे, कैलकुलेशन इधर की उधर करोगे, तो चेकर थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, अच्छे से मार्क्स आपके हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट ना करे आपके क्वेश्चन के आंसर पर, थोड़ा सा इरिटेट्स टाइप होने लगता है। आनंद शाह, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप से आपसे बात कर लूंगा। अभी आप
अगर लेक्चर कंटिन्यू करना चाहते हो तो इस लेक्चर को आप देख लो। चलिए सेट ऑफ करना है प्रेफरेंस शेयर्स को। प्रेफरेंस शेयर को सेट ऑफ करने के लिए अपन सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ करेंगे। तो एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन। मुझे लगता है आज की क्लास में जो हमने टारगेट बनाया था बायबैक को खत्म करने का, आज की क्लास में हो नहीं पाएगा क्योंकि अपन ने टेक्निकली आज 9 बजे क्लास शुरू की, आधा घंटा अपन लेट हो गए। 20 सिक्योरिटी प्रीमियम 20। फिर अपन क्रिएट करेंगे सीआरआर। अच्छा, अब देखना पड़ेगा कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बचा है। सिक्योरिटी प्रीमियम बचा है हमारे पास 25 में से 20 चला गया, प्रीमियम का राइट ऑफ किया। अब कितना बचा 5, और जनरल रिजर्व हमारे पास बचा हुआ है 260, बहुत है। तो क्या करेंगे सीआरआर क्रिएट करने के लिए, पहले हम सीआरआर क्रिएट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 5, जनरल रिजर्व डेबिट। जनरल रिजर्व डेबिट, सर जनरल रिजर्व कितना आएगा? देखो मुझे बायबैक करना था, उसके लिए मुझे सीआरआर क्रिएट करना था 5 का, मैंने कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम से। रिडम्पशन का 75 भी मुझे सीआरआर क्रिएट करना है, उसके लिए मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं, तो मैं जनरल रिजर्व का यूज करूंगा। तो जनरल रिजर्व 75 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बीइंग सीआरआर created for buyback 5 crores and redemption 75 crores। तो हमने 80 crores का सीआरआर क्रिएट कर दिया। किसी को कोई शक इस एंट्री में, कोई डाउट? इस एंट्री में कोई डाउट? अगर इस एंट्री में कोई डाउट नहीं है तो अब अपन चलते हैं 5th एंट्री पे, जो कि पेमेंट वाली एंट्री होगी। सर पेमेंट वाली एंट्री क्या होगी? पेमेंट वाली एंट्री आप चाहो आपके ऊपर है, यहां पर आप कुछ भी कर सकते हो एग्जाम में। चाहे तो प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन का पेमेंट की एंट्री सेपरेट करो और इक्विटी शेयर के रिडम्पशन की एंट्री सेपरेट करो, इक्विटी शेयर के बायबैक की एंट्री, या दोनों को कंबाइन करो। कंबाइन कैसे होगी? इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट 25, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 75 टू बैंक अकाउंट 100। ये एंट्री आपकी पेमेंट की। अब आप देख लीजिए, एक हमने बायबैक किया, एक हमने रिडम्पशन किया, एक हमने सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ किया, एक हमने सीआरआर बनाया और एक हमने पेमेंट किया। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शक तो मुझसे पूछ लो। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? देखो ये बैलेंस शीट हमारे पास रखी हुई है, हम एक न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है पीसी,
क्योंकि पहला बैलेंस शीट बना रहे हैं हम इस चैप्टर का, और टेक्निकली क्लासेस न्यू शुरू हुई हैं, तो इस पूरी क्लासेस का पहला बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो हम प्रॉपरली बनाएंगे 31 मार्च 11, ठीक है ना। हमें बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो आइए यहां पर हम बनाएंगे बैलेंस शीट, ब्रैकेट में लिखेंगे आफ्टर बायबैक। पीसी लिमिटेड, पीसी लिमिटेड, ठीक है। पीसी लिमिटेड का बैलेंस शीट। सर सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। याद रखिए शेड्यूल 3 को फॉलो करना है आपको, शेड्यूल 3 को फॉलो करना है आपको। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें पहला शेयर होल्डर्स फंड। थोड़ा टाइम लगेगा, पहला बैलेंस शीट बना रहे तो मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल देखें सर, शेयर कैपिटल कितना था आपके? शेयर कैपिटल में ये दोनों चीजें थी। अपन बनाएंगे शेयर कैपिटल का यहां नोट नंबर, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 यहां बना रहे हैं अपन। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, और यहां हम दिखाएंगे सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल। बच्चों ऑथराइज कैपिटल जैसा होता है वैसा का वैसा लिखेंगे। कितना है ऑथराइज आपका? 100 करोड़, ठीक है। और फिर दिखाएंगे इशूड, इसमें हम दिखाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 25। इक्विटी कैपिटल ऑफ 10, 25 माइनस बायबैक 5, तो ये 20। दूसरा 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये था 75 माइनस रिडम्पशन, ये 75 नेगेटिव, तो यहां आ गया 0। टोटल हो गया 20, टोटल हो गया 20। सर 120 हुआ ना बेटा, इस 100 को नहीं गिनेंगे। 100 जो है वो ऑथराइज कैपिटल है। ऑथराइज कैपिटल को कभी टोटल में गिनते नहीं है, वो सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए होता है, ओनली फॉर डिस्क्लोजर पर्पस, ओनली फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। ये सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए होता है, हमें 20 गिनना है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल आपका आ गया 20। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये नोट नंबर 2। रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 2। ये नोट में कोई प्रॉब्लम?
अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मुझसे आगे बढ़ते जाइए, अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। अच्छा, रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए वापस से बैलेंस शीट में जाएंगे। देखो, अगर बैलेंस शीट बनानी है ना तो पुरानी बैलेंस शीट को तो बेस मानना ही पड़ेगा, पुरानी बैलेंस शीट को बेस रखना पड़ेगा। अब आप देखिए, हमने कैपिटल रिजर्व का कुछ भी यूज नहीं किया, सिक्योरिटी प्रीमियम 25 रखा था जिसमें से 20 का राइट ऑफ कर दिया और 5 का हमने सीआरआर बना लिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 0 हो गया। और जनरल रिजर्व, तो 3 चीजें हमारे पास, कैपिटल रिजर्व 15 है, जनरल रिजर्व 260 है। तो सबसे पहला हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व 15। मैंने सब भी जगह यहां पर, अच्छा यहां दिखा सकते हो चाहो तो, रुपीज इन क्रोर्स, ठीक है, इन क्रोर्स, इन क्रोर्स। दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम 25 माइनस राइट ऑफ 20 माइनस सीआरआर क्रिएटेड 5, तो ये हो गया 0। तीसरा, जनरल रिजर्व 260 माइनस सीआरआर क्रिएटेड 75, ये बचा 185, और CRR 5 प्लस 75, ये हो गया 80। तो साहब कितना होगा, 15 प्लस 185 प्लस 80, ये है 280 टोटल, ये है टोटल 280 का। ये है टोटल 280, 280, 280, 280। यहां कोई शक, कोई डाउट? ये हो गया आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये हो गया आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलिए सर, तीसरा आइटम आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इस क्वेश्चन में है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे, एग्जाम में भी आप नहीं लिखेंगे। मतलब जो हेडिंग का कोई अमाउंट ही नहीं है तो वो आप लिख के भी नहीं आएंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करके आएंगे, ठीक है। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो मेन हेडिंग है, सब हेडिंग का पार्ट नहीं, तो वो लिख के 0 करके आएंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नील। तीसरा, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के लिए सर, नॉन करंट लायबिलिटी भी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी अगर आप देखेंगे, एक तो कैपिटल हो गया, एक रिजर्व्स हो गए, यहां से असेट शुरू हो गए, नॉन करंट लायबिलिटी कुछ नहीं है, तो 0 0। फोर्थ, करंट लायबिलिटी। सर बट शेड्यूल का फॉर्मेट पूरा नहीं लिखा तो मार्क्स कट नहीं करते हैं क्या? बेटा पूरा नहीं लिखा तब मार्क्स कट करेंगे जब आप हेडिंग्स नहीं लिख रहे हो। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट इज अ पार्ट ऑफ योर सब हेडिंग, मतलब शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है, वो 0 है, उसको लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सजेस्टेड आंसर्स भी दिखाऊंगा आगे चल के। इसका सजेस्टेड आंसर मैं आपको शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था, पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था 2002 में, और दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में एक्चुअली। अब 2002 में और 2012 में शेड्यूल 3 आज जो है वो था ही नहीं, रिवाइज शेड्यूल 3 आज था ही नहीं, तो इनके जो सजेस्टेड आंसर हैं वो पुरानी बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। ये क्वेश्चन दो बार पूछ चुके हैं, एक तो 2002 में पूछ चुके हैं, आज चल रहा है 2020, ठीक है, 2020 भी खत्म हो रहा है लगभग लगभग 18 साल पहले का क्वेश्चन है, और 2012 में पूछ चुका था। सो इसीलिए इसका जो फॉर्मेट है आंसर का वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि उसके फॉर्मेट का कोई सेंस नहीं है, फॉर्मेट आपका पुराना है। नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको देखूं तो मुझे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट 0 आना चाहिए, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट इसके अंदर आना चाहिए, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितना है साहब? करंट लायबिलिटी है 40। आई थिंक इतना ठीक है। ये हो गया 20, 280 और 40, ये हो गया 240, 340, ये हो गया 340 टोटल। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड असेट्स। असेट्स में पहले देख लेते हैं असेट में हेड कौन से हैं। फिक्स असेट्स 0 है, इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट, मान के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो होगा। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में जैसे इन्होंने बताया नहीं कि करंट माने कि नॉन करंट, क्या करना चाहिए आप अगर मेरी जगह हो तो क्या आप लिखोगे यहां पर? करंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट को आप नॉन करंट में दिखाओगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कि इसको आप करंट में दिखाओगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, क्या करोगे? क्या आंसर होना चाहिए आपका? क्या आंसर होना चाहिए आपका? मैं किस में दिखाऊं? मैं इसको नॉन करंट में दिखाऊं कि मैं इसको करंट में दिखाऊं? यहां तो सालों ने बताया नहीं अच्छे से। विद्या ने बोला नॉन करंट। स्नेहल नॉन करंट, निधि नॉन करंट, यस वेरी गुड। वैसे तो आप कहीं पे भी दिखा सकते हो, पर नॉन करंट में दिखाओ तो ज्यादा अच्छा है। तो हम बताएंगे यहां पर नॉन करंट असेट्स, जिसमें हम पहला दिखाएंगे पीपीई क्योंकि वो निल है, और दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 100, इन्वेस्टमेंट 100 का है ना? हाँ। करंट एसेट 340 है, करंट असेट्स 340 है। कितना दिखाओगे आप? चाहो तो ब्रैकेट में कर सकते हो, 340 माइनस कितना पे किया था अपन ने? 100 पे किया था, तो आ जाएगा 240, ये आ जाएगा 340 का टोटल। बैलेंस शीट मैच। बैलेंस शीट मैच। सर करंट असेट्स का भी अलग से नोट डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हो। मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ वर्किंग थी नहीं, इसीलिए मैंने डाला नहीं है।
कोई डाउट? मुझे लगता है कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तीसरी बात वो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑन नेट एसेट बेसिस। सर ये क्या होता है, ये बताइए सर। हाँ, अब मुझे इस पे बात करनी है, इस पे चर्चा करनी है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑन नेट एसेट बेसिस। बायबैक के बाद जो आपने बैलेंस शीट बनाई, उस बैलेंस शीट के बेसिस पर आपको नेट एसेट बेसिस पर इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी है। हम इसको शेयर इक्विटी शेयर प्राइस पर शेयर वैल्यू भी बोलते हैं, या नेट एसेट वैल्यू भी बोलते हैं। अब ये नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, देखिए हमने जर्नल एंट्रीज कर दिया, हमने बैलेंस शीट बना लिया। तीसरा वर्किंग नोट हम बना रहे हैं, नेट एसेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। आप जानते हो नेट एसेट वैल्यू का मतलब क्या होता है? नेट एसेट मींस ऑल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ये आता है नेट असेट्स। ये आता है नेट असेट्स, ये आता है नेट असेट्स। दूसरा, नेट असेट पर शेयर, पर इक्विटी शेयर, ये होता है नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो हमारे ऑल असेट्स कितने हैं? ऑल असेट्स है हमारे 340, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज में क्या है, सिर्फ 40। तो नेट असेट्स कितना आ गया, 300। अरे बच्चों 300 करोड़, ठीक है ना, रुपीज इन करोर्स, 300 करोड़। तो 300 करोड़ रुपीज नेट एसेट्स हो गए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमारे इक्विटी शेयर कितने हैं, उसके लिए हम जाएंगे नोट में। इक्विटी शेयर है हमारे 20 करोड़ के, 10 रुपीज के हिसाब से, तो कितने हुए, 2 करोड़। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 2 करोड़, 2 करोड़ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं। ये आपको नोट से मैंने आपको बताया कि ध्यान से देखिए, 20 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 करोड़ रुपीस, 10 रुपए का एक शेयर है, तो आपका 2 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। तो 2 करोड़, ये रुपीस नहीं है, ये नंबर्स है, तो करोड़ से करोड़ गया, अरे 1 करोड़ से 1 करोड़ कट गया, तो ये क्या बचेगा, 150 पर शेयर। 150 पर शेयर इज नेट एसेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। नेट एसेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, दिस इज द आंसर। कोई शक? सर इस क्वेश्चन का वेटेज कितना होना चाहिए, 12 मार्क्स मिनिमम, 12 मार्क्स मिनिमम, 12 से ज्यादा भी हो सकता है, बट 12 मार्क्स तो मिनिमम होना चाहिए इस क्वेश्चन का वेटेज, जिसमें से 2 मार्क्स रहेंगे नेट एसेट वैल्यू के, 10 मार्क्स रहेंगे जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट और वर्किंग के। बताओ बेटा, कोई शक, कोई आपत्ति, विपत्ति, डाउट, क्वेरी, कुछ भी हो तो पूछ लो।
आई होप कोई प्रॉब्लम या पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। फोर्थ क्वेश्चन का अभी मैंने कुछ नहीं था। फिफ्थ क्वेश्चन में होमवर्क दिया था। आइए बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन, बिना कोई नाटक नखरे किए हुए आ जाइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज बिना कोई नाटक, बिना कोई नखरों के आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। ये क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 2010 का क्वेश्चन है। रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट्स टू अकाउंट्स एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे। पहले आप ये रिजर्व्स एंड सरप्लस देख लीजिए कि आपने बनाया है कि नहीं बनाया है, फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे। आप एक्सप्लेनेशन सुनिए, आपने देख तो लिया होगा। कैपिटल रिजर्व मैंने एज इट इज 15 करोड़ लिखा, मेरी बैलेंस शीट में 15 करोड़ लिखा हुआ है। क्या मैंने कैपिटल रिजर्व को जर्नल एंट्रीज में कहीं पे भी यूज किया? द आंसर इज नो। जब मैंने यूज ही नहीं किया तो इसका मतलब कैपिटल रिजर्व वही का वही होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे बैलेंस शीट में जो था वो 25 करोड़ का था। उसमें से ध्यान से आप मेरी जर्नल एंट्रीज को देखिए, 20 करोड़ को मैंने यहां यूज किया और 5 करोड़ को मैंने यहां यूज किया। 20 और 5 तो मेरा पूरा यूज हो गया, इसीलिए मेरा 0 हुआ। जनरल रिजर्व मेरे बैलेंस शीट में 260 था। जनरल रिजर्व 260 था। आपने कितना यूज किया जनरल रिजर्व? आपने यूज किया 75 का। ध्यान से देखिए एंट्रीज में, कभी भी अगर आपको बैलेंस शीट बनानी हो, नोट्स बनाने हो, तो आप अपनी एग्जिस्टिंग जर्नल एंट्रीज को देखा करो कि उसमें आपने क्या क्या किया है। तो आपने 75 से जनरल रिजर्व माइनस कर दिया, 185 हो गया। अब सीआरआर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि सीआरआर आपने क्रेडिट किया 80 रुपीज से, तो क्रेडिट किया तो मेरे बैलेंस शीट का पार्ट है, मेरे पास पहले सीआरआर रखा नहीं था, तो मेरा सीआरआर आ गया मेरी क्रेडिट किए हुए। दैट्स इट। ये सर हम मासूम बच्चे कहां नखरे करेंगे? अरे तुम लोग साले मासूम बच्चे हैं, शर्म नहीं आती अपने आप को मासूम बोलते हुए? मासूम तो बिल्कुल नहीं हो तुम लोग, बल्कि तुम मासूम टीचर से पढ़ रहे हो। इतना मासूम टीचर की बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता, इतना प्यारा नन्ना मुन्ना टीचर। तो ऐश्वर्या को समझ में आया? टेल मी ऐश्वर्या, आपको क्लियर हो गया ये नोट टू रिजर्व्स एंड सरप्लस? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछा गया आरटीपी नवंबर 2010 में। ये आरटीपी नवंबर 2010 लिखा हुआ है। ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में 2002 मैंने आपको बताया, 2012 में आया था। इससे जुड़ी हुई मुझे एक छोटी सी बात याद आई, मैं प्लीज आपको बताना चाहूंगा। मुझे कल व्हाट्सएप पे एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर आपकी बुक में, मतलब आपका सर मुझे समझ में सब कुछ आ रहा है, आप पढ़ाते बहुत अच्छा हो, पर सर आपकी बुक में जो क्वेश्चंस कवर्ड हैं वो क्वेश्चंस पास्ट कितने सालों के क्वेश्चंस कवर है, और सर कहां कहां से कवर किए हैं। अब एक सीए फाउंडेशन अपीयर्ड स्टूडेंट अगर मुझसे ये पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, डेफिनेटली उसके मन में कुछ चीज डाउट क्रिएट हुई होगी। हो सकता है उसने किसी और टीचर का कोई लेक्चर सुना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको किसी सीनियर ने गाइड किया हो कि कितने साल के क्वेश्चंस करते हैं, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने पूछा, उसके क्वेश्चन से मुझे प्रॉब्लम नहीं। बट प्रॉब्लम एक्चुअली कहां है? प्रॉब्लम यहां है जहां कुछ टीचर्स जानबूझ के अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए हर क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये बताते हैं, देखो ये क्वेश्चन ना यहां पूछा गया था, मैंने कवर किया है, ये क्वेश्चन ना वहां पूछा गया था, ये 1987 में पूछा गया था, मैंने कवर किया है। मेरे को ये सब दिखावा लगता है। मुझे पता है, मैं जानता हूं कि मैंने हर टाइप का क्वेश्चन अपने नोट्स में डाला है। माइट भी शायद मैंने क्वेश्चन के आगे ईयर नहीं डाला या कहीं कहीं ईयर डाल दिया, पर अगर मैंने सब कुछ कवर किया है और ईयर नहीं डाला, दैट डजंट मीन्स कि मैंने कुछ कवर नहीं किया और मैंने सिर्फ इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कवर किया है।
मुझे अब 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं अपनी टीचिंग में, 2021 में कंप्लीट होंगे कुछ ही टाइम में। सो मैं जानता हूं कि मैंने कितनी इन नोट्स पे मेहनत की है और मैंने कितने कितने क्वेश्चंस को कवर अप किया है। सो इतना निश्चिंत रहें कि कोई अगर आपको पढ़ा रहा है और पिछले 10 साल से अगर वो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है तो डेफिनेटली उसने अच्छे खासे तरीके से अपने नोट्स बनाए होंगे। भले वो अपनी क्लास में ये नहीं बोल रहा है कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, हर फैकल्टी का अपना अपना टेक्निक होता है पढ़ाने का। मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं ये सब बढ़ावा नहीं कर पाता हूं कि अरे यार ये जो क्वेश्चन इधर इधर पूछा गया था, उधर उधर पूछा गया था। हाँ, कहीं कहीं लिखा हुआ होगा तो अलग बात है, बट हर क्वेश्चन करवाते वक्त मेरी कोई आदत नहीं है। सो मेरा एक क्लियर कट एक मैसेज सुन लीजिए कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं, दीज नोट्स आर ड्राफ्टेड वेरी ब्यूटिफुली। बहुत ज्यादा मेहनत की गई है इन नोट्स को ड्राफ्ट करते हुए। मैं ही नहीं, सिर्फ मेरी टीम ने पूरी मेहनत की हुई है। स्पेशली मेरे साथ दामिनी मेहनत करती है। दामिनी, मैं बता दूं दामिनी कौन है? दामिनी इज माय वाइफ, राइट। सो दामिनी मुझे नोट्स में हमेशा हेल्प करती है। हम लोग जब भी नोट्स बनाते हैं तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि हम हर जगह से क्वेश्चंस को कवर करें। सो डोंट वरी, अगर मैं किसी क्वेश्चन को करवाते वक्त अगर ईयर का नाम नहीं ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ईयर्स पुराने क्वेश्चंस कवर नहीं किए, सब कवर किया है, डोंट वरी। चलिए सर, आई हैव जस्ट ज्वाइंड वी स्मार्ट यूट्यूब चैनल, एडवांस अकाउंट्स के बाकी लेक्चर्स मिल रहे नहीं सर। ओहो सर, आपका 11:45 को था ना? 12 बजे रहेगा क्षितिजा, 12 बजे रहेगा। जयश्री, वी स्मार्ट यूट्यूब चैनल पे एडवांस अकाउंट्स के पिछले लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर जहां पर मेरा वीडियो चल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मैंने आपको जर्नल एंट्रीज का होमवर्क दिया था। बैलेंस शीट टी शेप पर बैलेंस शीट है, हम तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग वर्टिकल देखेंगे, ठीक है। लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, रुपीज इन लैक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, रुपीज इन लैक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या क्या है? फिक्स असेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, करंट असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस है। ऑथोराइज्ड कैपिटल 125 है, 13% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड 10 ईच, कैपिटल रिजर्व हमारे किसी काम का नहीं है, रेवेन्यू रिजर्व बिल्कुल काम का है, सिक्योरिटी प्रीमियम इस क्वेश्चन में नहीं है, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस है। कह रहा है कंपनी परचेज्ड इट्स ओन 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 25 पर शेयर ऑन 1/4/10। डेट क्या है? 31 मार्च 2010। डेट पर ना बहुत ज्यादा ध्यान दिया करो, डेट पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया करो कि यार किस डेट की बैलेंस शीट है, कब की क्या एंट्रीज बोल रहा है, वगैरह वगैरह। आउट ऑफ साफ साफ लिख रहा है, इतना सिंपल आसान शब्दों में आपको बता दिया इसने कि भैया हम ना फ्री रिजर्व से बायबैक कर रहे हैं, मतलब सीआरआर बनेगा। कंपनी ऑल्सो रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द सेम डेट। ओ माय गॉड, प्रेफरेंस शेयर को भी रिडीम किए जा रहे हैं, ठीक है। पेमेंट फॉर द अबव वर मेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट विच फॉर्म पार्ट ऑफ द करंट असेट्स, करंट असेट का पार्ट है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज वुड अपीयर आफ्टर अफोरसेड ट्रांजेक्शन। मैं क्या बोलता, क्या ये क्वेश्चन में आप जर्नल एंट्री करके आए हो? पहले तो मुझे इसका जवाब दीजिए। होमवर्क है, सो आई कैन बी स्ट्रिक्ट इन दिस रिगार्ड। शुरू से ही मैं बता दूं, जर्नल एंट्रीज करके आए हो कि नहीं करके आए हो, मुझे बता दो। जर्नल एंट्रीज करके आए हो कि नहीं करके आए हो, जल्दी मुझे बताओ। जर्नल एंट्रीज करके आए हो कि नहीं करके आए हो? नालायक बच्चों जल्दी बताओ। वो राशि रेखा बोल रही थी ना हम बहुत मासूम है, मासूम बच्चों मतलब सो कॉल्ड मासूम बच्चों, जल्दी मुझे बताओ जर्नल एंट्रीज करके आए हो कि नहीं करके आए हो? जर्नल एंट्रीज करके आए? मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मैं ये बिठा देता हूं, अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
जर्नल एंट्रीज करके आए बच्चे, जर्नल एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं होगी। मैं इसका शॉर्ट समरी पूछ सकता हूं आपसे, शॉर्ट समरी पूछ सकता हूं आपसे। बहुत ब्लर है सर। बेटा आपके मोबाइल में ब्लर्ड दिख रहा होगा, मेरे मोबाइल में नहीं दिख रहा है। मेरे अपने दूसरे मोबाइल में भी देख लेता हूं कि कुछ ब्लर लग रहा है क्या। नहीं बेटा, ब्लर तो नहीं है। ब्लर तो नहीं है, ब्लर्ड नहीं है बेटा। फिर भी मैं, आप अगर कह रहे हो तो थोड़ा सा देख लेता हूं। ठीक लग रहा है अभी? चलिए, यस, मुझे समरी बताइए बेटा प्लीज इस क्वेश्चन की। सर समरी माने, अरे मैं आपसे ये बस पूछ रहा हूं कि समरी मतलब ये कि इक्विटी का बायबैक कितना हुआ, सीआरआर कितना बनाया, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन कितना हुआ, सीआरआर कितना बनाया, ये पूछ रहा हूं। जल्दी बताइए। इक्विटी शेयर बायबैक कितना हुआ? इसमें आपने 1 लाख इक्विटी बायबैक किया है 10 रुपए का, 25 पर शेयर, तो 1 लाख इंटू 25, तो 25 लाख इक्विटी शेयर बायबैक, 25 लाख रुपीस। पर सीआरआर कितना बना? सीआरआर कितना बना? सीआरआर कितना बना? आंसर दीजिए यार। मतलब मेरे पास आंसर्स होने के बावजूद मैं जानबूझ के आपसे आंसर पूछ रहा हूं, ताकि मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि आप बच्चे लोग मेरे साथ चल रहे हो साथ में कि नहीं चल रहे हो। प्लीज मुझे जल्दी बताइए आंसर कितना आया। यहां पर मुझे सीआरआर कितना क्रिएट करना चाहिए। प्रेफरेंशियल रिडम्पशन कितना हुआ? 75। मैं ये लिख देता हूं, रुपीज 75 लैक्स। मुझे बताइए इक्विटी शेयर बायबैक अमाउंट 50। इक्विटी शेयर बायबैक अमाउंट 50 लाख। निधि अग्रवाल 50 लाख कहां से आ गया? इक्विटी शेयर बायबैक अमाउंट 50 लाख कैसे आ गया? 1 लाख इक्विटी है, 25 रुपीज पर शेयर है, तो 50 लाख कैसे आ गया बेटा? $50 लाख गलत बोल रहे हो आप। इसमें 10 लैक्स फेस वैल्यू प्लस 15 लैक्स प्रीमियम। 10 लैक्स फेस वैल्यू प्लस 15 लैक्स प्रीमियम। सीआरआर कितना बनाएंगे? 10 लाख रुपीस। यहां सीआरआर कितना बनाएंगे? 75 लाख रुपीस। तो टोटल सीआरआर कितना बनेगा? 85 लाख रुपीस। तो मुझे बताओ रिमेनिंग जनरल रिजर्व कितना बचेगा? मुझे बताइए रिमेनिंग जनरल रिजर्व और बैंक बैलेंस कितना बचेगा?
मुझे कोई जनरल रिजर्व बताइए और बैंक बैलेंस बताइए, मुझे ये दो फिगर्स बताइए प्लीज, मुझे ये दो फिगर्स बताइए प्लीज। गाइस थोड़ा जल्दी, जनरल रिजर्व मतलब रेवेन्यू रिजर्व 250 रखा हुआ है हमारे पास, तो कितना आएगा 250 से क्या क्या माइनस होगा, 250 से क्या क्या माइनस होगा। अजय ने बोला 165, तेजस ने बोला 165, राशि ने बोला, राशि बहन ने बोला 165। ये राशि 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 तुम ही तो नहीं थी वो कुकर में चने चढ़ाने वाली? हाँ, कुकर में गैस क्या था वो, गैस पे कुकर चढ़ा लिया चने के बिना, तो वो कुछ था ना, कुकर से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। 250 में से आपका सीआरआर क्रिएट हुआ 85 का और 15 का सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ भी होगा ना मेरे बच्चे। तो 250 में से 85 और 15 का सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो राइट ऑफ होगा मेरे भाई। तो तेरे पास कितना बचेगा 150 लाख का, 150 लाख का बचेगा। तुम सबने बोला कि 165, अजय ने बोला 165, तेजस ने बोला 165, राशि बहन ने बोला 165, स्नेहल ने बोला 165, निधि अग्रवाल ने बोला 150। बिल्कुल ठीक, निधि अग्रवाल 150 आएगा। तुम लोग कुछ भूल रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ कौन करेगा? हाँ, कोई, अरे राशि सोचो, आप इतना फेमस हो गए, सच सोचो कितना फेमस हो गए आप। $150 लाख पे कॉन्सेंट्रेट करो, हो गया कि नहीं? अब बैंक बैलेंस पूछ रहा हूं मैं आपसे, मतलब करंट एसेट का बैलेंस 295 था, तो मैं आपसे करंट एसेट बैलेंस पूछ लेता हूं। करंट एसेट बैलेंस 295 था, माइनस 25 का बीबी बायबैक और 75 का रिडम्पशन, तो ये बचा 195। मुझे अपना ऑटोग्राफ स्कैन करके भेज देना, ठीक है ना? अपना ऑटोग्राफ मुझे स्कैन करके व्हाट्सएप पे भेज देना राशि, और ये भी बता देना कि वो चने कहां कहां गए। वो कुकर से तो तुमने निकाल लिया, पर वो चनों का तुमने किया क्या, कहां रखे वो चने तुमने, वो भी बता देना। चलिए बच्चों, इसकी बैलेंस शीट बनाओगे खुद से कि मैं बनवाऊं? इसकी बैलेंस शीट खुद से बनाओगे कि मैं बनवाऊं? इसकी बैलेंस शीट बनाओगे कि मैं बनवाऊं? खुद से बनाओगे कि मैं बनवाऊं? खुद से बनाओगे कि मैं बनवाऊं? मुझे लगता है कि तुम्हें ये खुद से बनानी चाहिए। इस क्वेश्चन में कुछ खास चीज है नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। आई होप आप
ये मुझे नहीं बोलोगे कि सर आप करवा दीजिए, मैं करवाने को करवा दूंगा, अगर बच्चे मैक्सिमम बोलेंगे करवाने को करवा दूंगा, बट थोड़ा सा हमें खुद पे कॉन्फिडेंस अब रखना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं हम करेंगे, तो इसकी बैलेंस शीट ड्यू है आपकी तरफ से, इसकी बैलेंस शीट ड्यू है आपकी तरफ से। मैंने इसलिए लिख दिया ताकि मैं पूछ सकूं बाद में आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 का समरी भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आईसीआई के मॉड्यूल में भी है ये क्वेश्चन, और एग्जाम नवंबर नाउ में आया है, अब तो मैं भी बोलूंगा जहां जहां लिखा होगा। ठीक है, अच्छा, इसकी जर्नल एंट्री आपको करनी थी। ये रुपीज इन 00, रुपीज इन थाउजेंड्स में है, रुपीज इन थाउजेंड्स में है। ये जो बैलेंस शीट है ये लग रहा है प्रॉपर कि ये बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही दिख रही है। मैं इसको पढ़ लेता हूं थोड़ा सा फास्ट। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो बिल्कुल काउंट में नहीं आता, उसके जस्ट नीचे एक लाइन अंडरलाइन की जाती है ताकि उसको सेपरेट दिखाया जाए। नोट बनाते वक्त आप ऑथोराइज कैपिटल डाल के आओगे और अंडरलाइन करके आओगे। इशूड एंड सब्सक्राइब 2010% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इशूड 2 months बैक, वाह रे वाह, फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। बायबैक के लिए इन्होंने 200 शेयर्स, 200,000 मतलब 2 लाख। 200 में अगर 3 जीरो और डाल दिए तो 2 लाख रुपए हो जाएगा। इसके अलावा 250 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, कैपिटल रिजर्व किसी काम का नहीं है, रेवेन्यू रिजर्व काम का है, ये आर मतलब रेवेन्यू रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम काम का है, ये एसपी अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम। और प्रॉफिट एंड लॉस भी काम का है, ये P&L अकाउंट। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट को मान लेना कि नॉन करंट है, नॉन करंट है। और बाकी करंट असेट्स हो गए आपके पास। कंपनी पास अ रिजोल्यूशन टू बाय बैक 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल 50 पर शेयर। फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट। एक बात बताइए, इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, तो इन्वेस्टमेंट बेचे तो इसका मतलब क्या हिंट है? इन्वेस्टमेंट बेचे हैं और कुछ नहीं लिखा, बट ऊपर ये भी बोला है इशू 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। तो 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक मतलब ये हिंट है कि फ्रेश इशू हुआ है, और इन्वेस्टमेंट बेचा है मतलब ये हिंट है कि आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स भी कर रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? जी जी जी, पोहे बना लीजिए। सो बताइए, इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट बेच रहा है मतलब इसका फ्री रिजर्व से भी यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का मुझे वर्किंग बताइए। अगर आपको किसी को भूख लग रही है तो घर आ जाओ, यू आर मोस्ट वेलकम। दामिनी अभी मुझसे पूछने आई थी कि सर मैं, मतलब सर बोल रहे, सॉरी, दामिनी मुझे सर नहीं बोलती, दामिनी मुझे पोहे दिखा के बोलती है कि मैं पोहे बना लूं। मैंने बोला हाँ बना लो। अब बच्चों के लिए बनाना है कि नहीं बनाना है, उसके लिए आप आ जाओ घर पे। आउट ऑफ रिजर्व एंड न्यू इशू, बिल्कुल ठीक। सो यहां पर टोटल बायबैक। यार लॉकडाउन के बाद वापस से लाइफ कैसी हो गई है यार, मतलब कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं लेक्चर, मैं क्या, हमने कभी किसी ने नहीं सोचा था कि यार घर पे बैठ के लेक्चर्स लेंगे। सीरियसली मतलब यार कैसी लाइफ हो गई है, बाहर निकलना बंद।
आज भी ऐसा सिचुएशन है कि मुझे तो कम से कम 2-3 दिन हो जाते हैं बाहर निकलने में। एक बहाना बनाना पड़ता है कि चलो ठीक है यार, वॉक करके आते हैं बाहर 15-20 मिनट के लिए, ताकि बाहर की थोड़ा सा नेचुरल एयर मिलेगी। लाइफ चेंज बहुत हद तक हो गई है। क्या ऐसा तुम सबके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? मतलब तुम लोग ऐसा ये फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? कितने लोग ऐसे हैं जो फेस टू फेस क्लास को मिस कर रहे हैं? टोटल बायबैक अमाउंट, टोटल बायबैक अमाउंट 20% ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर है 250, तो 250 का 20% 50,000 नंबर्स इनटू कितने पे किया? 50 पर शेयर, मतलब 25 लाख। हम 25 लाख बोल रहे हैं, ठीक है ना? 25 लाख, या हम ये भी बोल सकते हैं 2500 इन थाउजेंड्स। सही है यार। मतलब ना सिचुएशन अजीब सी होती जा रही है। अब इस 25 के दो हिस्से। सर ये वर्किंग करना जरूरी है क्या? बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वर्किंग से आपको समझ में आएगा कि कितना सीआरआर बनाना चाहिए। आप बिना वर्किंग के करोगे तो तकलीफ में आ सकते हो। फेस वैल्यू और प्रीमियम ऑन बायबैक। फेस वैल्यू कितना सर? फेस वैल्यू के लिए 50,000 नंबर्स इंटू 10, तो 5 लाख, मतलब 500। मैं 5 लाख लिख लेता हूं यार, छोड़ो यार। बिल्कुल कर सकते हैं, पेपर में करोगे, बल्कि ये आसान वर्किंग है, दिखेगी सामने वाले को। और 20 लाख बैलेंसिंग फिगर। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे बेटा 5 लाख में आउट ऑफ फ्रेश इशू हम बोलेंगे 2 लाख। क्या किया 2 लाख? 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स इशूड 2 months बैक। आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स कितना? 3 लाख आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। तो सर इन्वेस्टमेंट जो बेचे 22 लाख रुपए में, उसका क्या? 22 लाख रुपीस में इसलिए बेचे क्योंकि यार 3 लाख यहां पर देने हैं और इधर 20 लाख रुपीस का प्रीमियम भी तो पे करना है ना। तो अल्टीमेटली पैसे की जुगाड़ करने के लिए इन्वेस्टमेंट बेचे, ठीक है ना? सीआरआर बनेगा सिर्फ फेस वैल्यू का। इसीलिए मैं क्या करता हूं, वर्किंग ही ऐसी करवाता हूं कि फेस वैल्यू शुरू से ही अलग करवा दिया, ताकि आपका जो भी बैलेंस आएगा यहां पर वो आपको समझ में आ जाएगा कि वो सीआरआर होगा। अगर मैं आपको इस वर्किंग में अलग अलग नहीं करवाऊं कि फेस वैल्यू अलग है, प्रीमियम अलग है, तो थोड़ा सा सीआरआर कितना रहेगा वो कैलकुलेट करने में तकलीफ होगी। पर जैसे ही मैंने आपको फेस वैल्यू अलग आइडेंटिफाई करवा लिया, उसमें आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ यार 5 लाख का फेस वैल्यू है, फ्रेश इशू सबसे पहले माइनस करो, उसके बाद का आपका फ्री रिजर्व रहेगा। ये हमेशा एक अप्रोच कॉमन रहेगी। मैं बता रहा हूं
मैं स्ट्रिक्टली इस बात पे बोलना चाह रहा हूं कि आप वर्किंग स्ट्रिक्टली ऐसे ही फॉलो करेंगे। फेस वैल्यू अलग, प्रीमियम अलग। फेस वैल्यू में सबसे पहले आप प्रायोरिटी देंगे फ्रेश इशू को, अगर क्वेश्चन में है तो। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर फ्री रिजर्व करेंगे। मैं बच्चों को क्लियर करना चाहता हूं कि फर्स्ट प्रायोरिटी फ्रेश इशू को दी जाएगी। मैं बोल रहा हूं, मतलब ध्यान से इस चीज को लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि फेस वैल्यू तो सबसे पहले आइडेंटिफाई अलग करना है और उसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी हमें फ्रेश इशू को देनी है। ठीक है ना? फर्स्ट प्रायोरिटी फ्रेश इशू को देनी है। थ्री लैक्स का क्या करेंगे? क्रिएट सीआरआर आउट ऑफ। सर कहां से बनाएंगे? देखो, सीआरआर बनाने के लिए हमारे पास कैपिटल रिजर्व रखा है, रेवेन्यू रिजर्व रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रखा है, सब कुछ रखा है। ठीक है, आप चाहो तो आउट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व बना सकते हो, आउट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, प्रीमियम इसको राइट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ फ्रॉम। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट रखा है? बिल्कुल रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना रखा है हमारे पास? आई थिंक हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम सफिशिएंट रखा है 2200 का, जबकि हमें जरूरत है 20 की। ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा ये था आपका वर्किंग पहला। वर्किंग नोट नंबर 2, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। $22 लाख माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 3000। सर कैरिंग अमाउंट माने? कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू, इसको बोलेंगे CA, कैरिंग अमाउंट। ठीक है ना? ये कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू कितने का था? 30 लाख। तो 8 लाख रुपीस का क्या आ गया? लॉस ऑन सेल। 8 लाख रुपीस का आ गया लॉस ऑन सेल। सर ये लॉस ऑन सेल कहां जाएगा? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो हम बताएंगे बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। P&L अकाउंट का बैलेंस 3500 था, मतलब 35 लाख माइनस लॉस ऑन सेल 8 लाख रुपए आपने माइनस कर दिया। $27 लाख आपका बैलेंस बचा, जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। यहां कोई शक? यहां कोई शक? क्वेश्चन नंबर 6 की जर्नल एंट्रीज कर ली थी आपने? थोड़ा बेटा जल्दी करिए ताकि हम आगे के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर सकें। आगे के 1-2 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर सकें। प्लीज थोड़ा जल्दी बताइए। आज की क्लास में बायबैक कंप्लीट नहीं हो पाया, रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आज की क्लास में शुरू का आधा घंटा तो मुझे ये ग्रुप 1 की क्लासेस और इन सब के बारे में डिस्कस करने को मिला। आप लाइव वाले स्टूडेंट के साथ 2 मिनट में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरा लाइव लेक्चर ये वाला नहीं देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं। वो ये सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग का आधा घंटा कौन सा वाला, हमें तो नहीं समझ में आया। एक्चुअली जो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है
ये लेक्चर रिकॉर्ड लाइव हो रहा है अभी, तो बाद में इसकी एडिटिंग की जाएगी। शुरू का जो आधा घंटे का जो पोर्शन हमने ग्रुप 1 पर डिस्कशन किया, टेक्निकली दैट इज इररिलेवेंट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो स्टार्टिंग का आधा घंटा हम हटा देते हैं। तो जो ये लेक्चर आपका स्टार्ट हुआ है, रिकॉर्डिंग वाले बच्चे जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको ये लेक्चर दिखेगा कि हाँ ये तो नॉर्मल स्टार्ट हुआ है, बट आज का लाइव लेते वक्त शुरू का आधा घंटा मुझे बच्चों को थोड़ा सा ग्रुप 1 की इंफॉर्मेशन देने में आधा घंटा लग गया, इसीलिए आज का लेक्चर में हम बायबैक कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने आपको बोला था कि बायबैक का लेक्चर हम आज के दिन कवर अप कर लेंगे, अगली क्लास में हम आराम से कवर अप कर लेंगे, बट अभी भी हमारे पास समय है, अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए तो साहब मुझे ये बताइए, क्या आप मुझे बैलेंस शीट को रिवाइज बनवा सकते हो? सभी स्टूडेंट्स प्लीज मुझे इसी बैलेंस शीट में चेंजेस बताओ, कहां कहां पर चेंजेस होंगे, कौन कौन से फिगर्स बदलेंगे। प्लीज बेटा थोड़ा सा जल्दी मुझे इसी बैलेंस शीट में चेंजेस बताइए। मुझे इसी बैलेंस शीट में चेंजेस बताइए प्लीज। मैं बैलेंस शीट रिवाइज बनाने जा रहा हूं, मतलब इसी में चेंजेस करने जा रहा हूं। सबसे पहले ये 200 जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, ये इशू किए हैं, इसका कोई रिडम्पशन नहीं हो रहा। ये 2500 की जगह अब क्या आ जाएगा, 2500 की जगह अब आ जाएगा 2000, अब हो जाएगा 2000। क्यों सर? 500 मतलब 5 लाख का फेस वैल्यू बायबैक में चला गया, 500 मतलब 5 लाख का फेस वैल्यू बायबैक में चला गया, तो इसका मतलब ये टोटल अब बदल जाएगा, ये हो जाएगा 2200, ये टोटल बदल जाएगा 2200। सर ऑथोराइज्ड वैसा का वैसा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैपिटल रिजर्व वैसा का वैसा रहेगा। रेवेन्यू रिजर्व, हाँ रेवेन्यू रिजर्व क्या करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं 3000 माइनस रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व आपने 300 का सीआरआर क्रिएट किया, तो 3000 में से आपका 300 माइनस हो गया सीआरआर के लिए, तो अब यह बचेगा 2700, 2700। बच्चे क्यों नहीं मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम ये भी बदल जाएगा। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम 2200 था, उसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम आपने 2000 राइट ऑफ कर दिया, 2000 राइट ऑफ कर दिया। वेरी गुड, किसी ने रिप्लाई किया, तो 200 बचेगा सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है यार यार जैसा शॉर्टकट क्यों करवा रहे हैं, बैलेंस शीट हमसे बनवा लेते। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग बैलेंस शीट बनवाओ, आप बोलो तो मैं बनवा सकता हूं, बट इससे वही हो जाएगा कि मतलब मैं हर एक चीज आपको चम्मच से खिला रहा हूं, स्पून फीडिंग करवा रहा हूं। क्या ये चाहते हो क्या भाई? कोई नया टाइप का क्वेश्चन आए तो मैं डेफिनेटली करवाऊंगा, अभी आगे आएंगे तो मैं डेफिनेटली उस पर बात करूंगा, बट जो सेम रिपीटेड क्वेश्चन है इसीलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं। मतलब आप ध्यान मतलब कि बैलेंस शीट इसी में चेंजेस करवा रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस 3500 की जगह पर 27 आएगा, वो हमने ऑलरेडी लिख लिया। प्रॉफिट एंड लॉस में वर्किंग नोट नंबर 2 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो सर रिजर्व कितने हो गए? 1000, 2700, 200,
2700, 6600 के रिजर्व्स हो गए, तो 9700, अरे नहीं 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 नहीं, सीआरआर भी आ जाएगा, सीआरआर भी आ जाएगा। सीआरआर कितने का आएगा? 300 का, 300 का सीआरआर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6900। 6900 का आपका बन जाएगा, एक सेकेंड बेटा, 6900 का आपका बन जाएगा, है ना? हाँ जी, 6900 का बन जाएगा, 6900 का बन जाएगा ये रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या करंट लायबिलिटी प्रोविजन एज इट इज? बिल्कुल एज इट इज, मैंने टिक लगा लिया। तो बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है? सबसे पहले तो 200, सॉरी ये 200 नहीं, टोटल यहीं से ले लेते ना, 2200, 6900 और 1400, 2200, 6900, 1400, 10,500, ये आपका ग्रॉस टोटल 10,500। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स 9300 आएगा, 3000 इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, सेल हो गया। करंट असेट्स 1500, इसका क्या करेंगे? इसका बनाएंगे एक वर्किंग नोट। बेहतर होगा कि इसका अपन एक वर्किंग नोट बना लें। बैलेंस ऑफ करंट असेट्स बिफोर बायबैक कितना था? 1500, मतलब 15 लाख, प्लस इन्वेस्टमेंट सोल्ड 22 lakhs, माइनस बायबैक, बायबैक के लिए क्या किया? 25 lakhs। सर वो प्रेफरेंस शेयर नहीं आएगा? इशू 2 months बैक फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक? नहीं सर, प्रेफरेंस शेयर आना चाहिए ना। इशू किया तो सर बैंक बैलेंस बढ़ेगा? नहीं बेटा, एक्चुअली आपका प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिख रहा है, मतलब एंट्री पहले ही हो चुकी होगी, इसका मतलब बैंक बैलेंस भी बढ़ चुका होगा। कॉमन सेंस। बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, मतलब बैलेंस शीट में दिख रहा है, मतलब उसकी जर्नल एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। इसका मतलब डेबिट इफेक्ट बैंक अकाउंट भी ऑलरेडी बैलेंस शीट में आपके करंट एसेट्स में आ चुका होगा। सो 15 लाख प्लस 22 लाख माइनस 25 लाख, यह आ जाएगा 12 लाख। बैलेंस आफ्टर बायबैक 12 लाख। $1200, तो 9300 प्लस 1200, यह आ जाएगा 10,500 टोटल। कौन कौन से फिगर? 9300 और 1200। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सर ना हमने पता है क्या किया? सर हमने भी ना इसी बैलेंस शीट में चेंजेस कर दिए, मजा आ गया। क्या पेपर में भी ऐसे ही करके आओगे? बिल्कुल नहीं। मेरी बात मानो, मैंने इसीलिए करवाया क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा खास चीज नहीं थी, तो मैंने इसी में चेंजेस करवाया ताकि हम आगे वाले क्वेश्चंस में जल्दी बढ़ सके। क्योंकि मुझे कोई सेंस नहीं लगा इसकी बैलेंस शीट फिर से बना के तुम सबको बोर करने का, ठीक है ना।
बट पर्सनली अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे इसकी बैलेंस शीट अलग से बनानी चाहिए। सर क्यों बनानी चाहिए, हमें तो समझ में आ गया ना। एग्जाम में हम रोते हैं कि सर देखो इतना सिंपल क्वेश्चन भी हम नहीं करके आ पाए, समझ नहीं आया, वहां ब्लैंक हो गए। क्यों? क्योंकि अप्रोच भूल गए थे, प्रैक्टिस कम थी। प्रैक्टिस के लिए एक एक बैलेंस शीट बनाना जरूरी है। सर आपको याद है एएस का क्लास फुल नाइट विथ 500 प्लस स्टूडेंट्स ऑन लाइव होल नाइट अप टू मॉर्निंग 5:30? हाँ विद्या, बिल्कुल याद है। और ऐसा कोई सिचुएशन हम फिर से क्रिएट करेंगे, डोंट वरी। कोई ऐसा टॉपिक आने दो, हम क्रिएट करेंगे। हमने एक क्लास ली थी, विद्या याद दिला रही है कि सर आपने एएस की क्लास ली थी, आपकी लास्ट क्लास थी वो शायद सेशन की, और आपने बोला था कि हम होल नाइट क्लास करेंगे। यस बिल्कुल, हमने क्लास शुरू की थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 बजे, 1 बजे या 2 बजे, आई डोंट नो कितने बजे की थी। तो तब से लेकर सुबह 5:30 तक हमने लाइव क्लास ली थी, और हमसे हमारे साथ मोर देन 500 स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पर पूरे 3-4 घंटे जुड़े हुए थे। ज्यादा थे बट 500 तो मिनिमम स्टूडेंट्स थे ही थे। करेंगे अगेन, करेंगे, ऐसे ऐसे कांड करते रहेंगे अपन, डोंट वरी। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। यस, लास्ट में उसी क्लास में लाइव सेशन में लास्ट में मैम को भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, दामिनी को भी इंट्रोड्यूस करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूं मैं बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ द टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 को इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सर कौन कौन से अटेम्प्ट में पूछा गया है ये मत पूछो, कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स, बैलेंस शीट 31 मार्च 2011। प्लीज बच्चों पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जल्दी आइए। इक्विटी शेयर कैपिटल 2400, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 12% डिबेंचर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजंस, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक। ठीक है, क्लियर। उसके बाद 1 अप्रैल 2011, बैलेंस शीट है 31 मार्च 11। कंपनी अनाउंस बायबैक ऑफ 25% ऑफ द इक्विटी शेयर्स एट 15 पर शेयर। कंपनी ने 15 पर शेयर में बायबैक अनाउंस किया। तो अगर इसकी वर्किंग करें तो हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ बायबैक, टोटल नंबर ऑफ बायबैक, टोटल नंबर ऑफ बायबैक 2400 लैक्स हैं, 10 रुपीज इक्विटी शेयर। हम यहां पर लिखेंगे रुपीज इन लैक्स, तो 240 नंबर्स इंटू 25%, 16 नंबर्स। इन लैक्स कर दो बस, रुपीज मत लिखो, ठीक है ना। अच्छा, अमाउंट ऑफ बायबैक, अमाउंट ऑफ बायबैक कितने में कर रहा है? 15 रुपए में। तो 60 नंबर्स इंटू 15, रुपीज 900 लैक्स, रुपीज 900 लैक्स, रुपीज 900 लैक्स। यहां तक ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है
फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर ₹150 lakhs। इन्वेस्टमेंट बेचे क्योंकि उनको फ्री रिजर्व से यूज करना होगा। फ्री रिजर्व्स बैंक बैलेंस में नहीं रखे होंगे, फ्री रिजर्व्स इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रखे होंगे, तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट बेच दिए। इन्वेस्टमेंट बेचना मतलब इट इज एज गुड एज यूजिंग फ्री रिजर्व्स। एंड इशूड 2 lakh number of 14% preference shares of 100 each at par, the entire amount being payable with application। मतलब हम फ्री रिजर्व्स का तो यूज कर ही रहे हैं, पर हम साथ साथ फ्रेश इशू भी कर रहे हैं। ठीक है, 2 lakh 14% प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनका बाइफर्केशन। सबसे पहले हम बोलेंगे भाई इसमें फेस वैल्यू और इसमें प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है। फेस वैल्यू और प्रीमियम ऑन बायबैक कितना है। फेस वैल्यू होगा ₹300 lakhs और प्रीमियम ऑन बायबैक होगा ₹600 lakhs। सर 300 lakhs कैसे आया, ये भी बात कर लेते हैं। 300 lakhs कैसे आया, ओ सॉरी 300 उल्टा लिख दिया मैंने, 600 lakhs और प्रीमियम आ गया 300 lakhs। सर कैसे आया बेटा, 60 नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो आप ये बोल सकते हो 60 इंटू 10, 60 इंटू 10 रुपीज, तो ये 600 lakhs आ गया फेस वैल्यू। मैंने आपको अभी जस्ट बताया फेस वैल्यू में फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है किसको, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा देनी है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू में क्या किया, फ्रेश इशू में वो बोल रहा है 2 lakh प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। अगर हम रुपीज इन लैक्स की बात करें, रुपीज इन लैक्स की बात करें तो 2 lakh मतलब 2 इंटू 100, रुपीज इन लैक्स की बात कर रहे हैं ना, मतलब 2 lakh इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1 lakh, तो ये 200 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे 200 रुपीज 200 lakhs, क्या 14% प्रेफरेंशियल कैपिटल इशूड। ठीक है, एंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, तो फ्री रिजर्व्स कितना होगा 600 माइनस 200 ₹400 lakhs, ₹400 lakhs रहेगा। इसके लिए हमारे पास कुछ रिजर्व रखा हुआ है, बिल्कुल रखा हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम 350 रखा हुआ है, जनरल रिजर्व 930 रखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस 340 रखा हुआ है। तो आप किसका यूज करोगे मुझे बताइए, किसका यूज करना चाहोगे, मुझे आंसर दीजिए। एक बात याद दिला दूं, 350 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो अगर हो सके तो सबसे पहले तो इस प्रीमियम को राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम से करो, राइट ऑफ विथ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आपके पास 350 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, उसमें से 300 तो चला गया, बचा 50 का सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मुझे बताओ कि ये 400 का सीआरआर कैसे बनाएंगे। क्रिएट 400 lakhs ऑफ सीआरआर आउट ऑफ, मुझे बताइए कहां से बनाओगे 400 lakhs का सीआरआर, कहां से बनाओगे 400 lakhs का सीआरआर कहां से बनाओगे। गाइस वेटिंग, जो बच्चे मुझसे लाइव जुड़े हुए हैं उनका वेट कर रहा हूं, जल्दी प्लीज बताइए। सिक्योरिटी प्रीमियम 50, जनरल रिजर्व 350, ठीक है, बिल्कुल आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व लिख देते हैं। जो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम 50 का बच गया उसको हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी का जनरल रिजर्व से यूज कर सकते हैं। नहीं करना,
आप सिक्योरिटी प्रीमियम 50 यूज मत करिए, आप जनरल रिजर्व पूरा का पूरा यूज करिए, आपके ऊपर है, आप उसका एडिशनल नोट डाल के आइए। सर क्या एडिशनल नोट डाल के आए? जैसे मैंने यहां पर लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम 50 एंड जनरल रिजर्व 350, यहां मैं एडिशनल नोट क्या डालूंगा? एडिशनल नोट डालूंगा यहां स्टार लगा के कि भाई ऑल्टरनेटिवली इंटायर जनरल रिजर्व of rupees 400 lakhs can also be utilized for CRR। ये नोट डाल के आऊंगा ताकि चेकर को समझ में आ जाए कि हाँ भाई मुझ में दिमाग है, चेकर को पता रहे कि हाँ भैया मैंने कहीं से कॉपी पेस्टिंग नहीं की, मैं अपना दिमाग चला सकता हूं कि भाई मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम रिमेनिंग 50 का बैलेंस रखा हुआ है वो यूज किया, पर ऑल्टरनेटिवली मुझे जानता हूं मैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम के अलावा मैं अगर ना भी यूज करूं तो मैं पूरा का पूरा जनरल रिजर्व भी यूज कर सकता हूं। यहां तो बात रही बिल्कुल ही आसान। इन्वेस्टमेंट सर बेचा है 150 लाख में, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 148 है, मैं वर्किंग नहीं बना रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं कि 2 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, जिससे आपका जो प्रॉफिट है 340 का उसमें 2 ऐड हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 342, ये हो जाएगा 342, 2 रुपीज ऐड हो जाएगा आपके P&L में। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे। कोई दिक्कत आपको लगती है क्या? क्या आपको कोई दिक्कत लगती है क्या? नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब एक यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना? थोड़ा सा इसको साइड में कर देता हूं, ताकि मेरे को वर्किंग नोट नंबर 2 बनाने को आ जाए। वर्किंग नोट नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन में एक और बात लिखी हुई है, एक और बात लिखी हुई है। क्या? द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक। ठीक है। लेटर द कंपनी इशूड 1 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच बाय वे ऑफ बोनस शेयर्स, by way of bonus share for every 4 equity shares held by the equity shareholder। बायबैक करने के बाद कंपनी ने बोनस इशू कर दिया। बायबैक का मतलब कुछ शेयर होल्डर से शेयर वापस ले लिए और उनको पैसे दे दिए। रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स पे उन्होंने बोनस दे दिया। कितना? हर 4 शेयर पर 1 बोनस। अगर मेरे पास 8 शेयर हैं तो मुझे 2 बोनस मिलेगा, अगर मेरे पास 12 शेयर हैं तो मुझे 3 शेयर्स का बोनस मिलेगा, 4 पर 1 तो 100 पर 25, ऐसे करके। तो अगर इस चीज को देखा जाए तो हम बोलेंगे वर्किंग नोट, हम बोलेंगे भाई कैलकुलेशन ऑफ बोनस इशू। सबसे पहले हम बोलेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर बायबैक। तो हम बताएंगे भाई 240 नंबर्स थे, उनमें से 60 नंबर्स तो चले गए, तो ये बचे 180 नंबर्स। ऑब्वियसली हम यहां पर इन लैक्स में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ऊपर आपको राउंडिंग ऑफ बता दिया। आई होप मैं जहां जहां राउंडिंग ऑफ वाले पॉइंट्स बता रहा हूं आप भी लिखते जा रहे हो। तो मेरे पास इक्विटी शेयर्स बचे हैं 180 लैक्स, 180 इन लैक्स, ठीक है ना। रेशियो ऑफ बोनस हम बताएंगे कि भाई बोनस का रेशियो क्या है। बोनस का रेशियो है 1:4। सर ये 1:4 को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, 1:4 को कैसे समझा जाता है? तो मैं पीछे से बोलूंगा, पीछे से समझते हैं हमेशा। 4 के बदले 1, पीछे से स्टार्ट करेंगे। 4 पीछे है, 1 आगे है, तो 4 के बदले 1। रेशियो ऑफ बोनस 4 के बदले 1, तो हम बोलेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ बोनस इक्विटी शेयर्स 180 नंबर्स डिवाइडेड बाय 4,
आई थिंक 45 आना चाहिए, यस 45। अच्छा, तो अमाउंट ऑफ बोनस इक्विटी 45 इंटू 10 450 रुपीज लैक्स में है। सर 10 कैसे? बेटा क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि 10 रुपीज का बोनस दिया, मतलब फेस वैल्यू पे किया। बोनस वैसे भी फेस वैल्यू पे देते हैं क्योंकि फ्री होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में या फिर उससे पहले की क्लास में जब मैंने सीआरआर समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है। मैं 2 मिनट रिपीट करना चाहता हूं। फ्री रिजर्व्स मतलब प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। दीज प्रॉफिट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ डिविडेंड इन कैश और बाय वे ऑफ बोनस इशू विदाउट कैश। तो बोनस इशू जब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं तो कैश में नहीं करते, हम फ्री में देते हैं। तो उसकी भरपाई कहां से करते हैं? भाई हमने तो फ्री में दे दिए, एंट्री करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट तो कर नहीं सकते, तो पता नहीं क्या डेबिट करना पड़ेगा, पर टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो करना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे इस बोनस की एंट्री करने हो तो पता नहीं क्या अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करूंगा मैं 450। तो ये पता नहीं क्या में क्या आएगा। बोनस मैंने कहां से दिया? फ्री रिजर्व से दिया। तो इस पता नहीं क्या में क्या आएगा? फ्री रिजर्व्स। अब आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए इस क्वेश्चन में यहां पर मैं कौन से रिजर्व्स का यूज कर सकता हूं। एक हिंट देना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था कि सीआरआर जब आप बनाते हो उसका सिर्फ एकमात्र यूज ये हो सकता है कि आप बोनस के लिए यूज कर सकते हो, जिससे आउटसाइड लायबिलिटी की सिक्योरिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। हमने सीआरआर की क्लास में, जब हमने क्लास में सीआरआर के लॉजिक्स को समझा था तो मैंने आपको बताया था कि सीआरआर हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे आउटसाइड लायबिलिटीज की सिक्योरिटी बनी रहे। सीआरआर बनाने का रीजन ये होता है कि हम कसम खाते हैं कि चलो ठीक है, हम अपने कुछ प्रॉफिट को ब्लॉक करते। कंपनी ने अगर सीआरआर बनाया तो सीआरआर को कोई और यूज नहीं हो सकता। सीआरआर एक ब्लॉक्ड प्रॉफिट है, तो सीआरआर से हम डिविडेंड पे नहीं कर सकते, बट सीआरआर से हम बोनस इशू कर सकते हैं क्योंकि उससे कोई सिक्योरिटी पर असर, आउटसाइड और लायबिलिटीज की सिक्योरिटी पर असर नहीं पड़ेगा। तो मेरा पूछने का यहां पर यह मतलब है कि यहां पर अगर 450 है तो बताइए यहां क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, कौन कौन से अमाउंट डेबिट होंगे। विवेक कह रहा है और राशि बहन कह रही है कि भाई सीआरआर डेबिट होंगे। सिर्फ सीआरआर डेबिट होगा? तो आप ये देख लीजिए कि क्या सीआरआर हमारे पास 450 का रखा भी है कि नहीं। क्या हमारे पास 450 का सीआरआर रखा भी है कि नहीं। यस राशि, मैं भी तो वही पूछ रहा हूं कि भाई सीआरआर तो हमारे पास 400 रखा है, तो उसके अलावा भी तो कुछ लिख सकते हैं। बिल्कुल, हमारे पास बाकी के फ्री रिजर्व्स रखे हुए हैं, तो हम 400 का सीआरआर यूज कर लेते हैं, बाकी हम फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं। तो मुझे बताइए यहां पर क्या क्या डेबिट करेंगे। यहां हम सीआरआर अकाउंट डेबिट करेंगे 400 से, बाकी का हम जनरल रिजर्व से भी डेबिट कर सकते हैं 50। समझ आया? सर हम कैपिटल रिजर्व यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल भी नहीं। सर क्यों? कैपिटल रिजर्व को फ्री रिजर्व की कैटेगरी में नहीं रखा गया। सर क्यों? कैपिटल रिजर्व कुछ स्पेसिफिक रीजंस से ही बनता है। कैपिटल रिजर्व कुछ स्पेसिफिक रीजंस से बनता है। सर जैसे एक रीजन दे देता हूं जिसका आगे का हमारा चैप्टर भी है, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। जब एक कंपनी दूसरी किसी कंपनी के बिजनेस को खरीदती है तो खरीदते वक्त हम उसके बिजनेस को जब खरीदते हैं तो हमें उसके बदले में कुछ पे करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो मान लीजिए मैंने बिजनेस खरीदा 500 करोड़ का। कितने का? 500 करोड़ का बिजनेस खरीदा और मैंने उसको दिए 400 करोड़। बिजनेस खरीदा 500 करोड़ का, जिसका वैल्यूएशन, बिजनेस का वैल्यूएशन है 500 करोड़ का, जबकि मैंने पेमेंट किया 400 करोड़।
तो 100 करोड़ का मुझे फायदा हो गया। दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। मतलब जो ये 100 करोड़ का मुझे फायदा हुआ, ये किसी आम ट्रांजैक्शन पे फायदा नहीं हुआ, ये रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट नहीं है। मुझे ये प्रॉफिट हुआ है, पर क्या ये रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है? नहीं, ये बिजनेस टेकओवर का प्रॉफिट है, तो ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हुआ, इसीलिए ये कैपिटल रिजर्व में चला गया 100 करोड़। अब ये 100 करोड़ फायदा तो है, पर ये कैपिटल नेचर का है, तो इसको हम साइड में बना के रख लेंगे और हम बोलेंगे कि चलो ठीक है, जब भी कंपनी बंद हो जाएगी, हमारी कंपनी जिसने खरीदा है, तब हम ये कैपिटल रिजर्व शेयर होल्डर्स को बांटेंगे, नहीं तो तब तक ये पड़ा रहे। कुछ स्पेसिफिक यूजेस कैपिटल रिजर्व के होते हैं, बट यहां बोनस इशू में नहीं होता है। सर क्या यूजेस होते हैं? एक बात यह भी बता दूं कि कैपिटल रिजर्व से भी डिविडेंड दिया जा सकता है, अगर कैपिटल रिजर्व आपके पास कैश के फॉर्म में रखा है, तो कैपिटल रिजर्व से भी डिविडेंड दिया जा सकता है। अब ये बहुत टेक्निकल बातें हो जाएंगी, इसके ऊपर अगर मुझे डिस्कशन करना हुआ तो मैं चाहूंगा कि डिस्कशन तब करूं जब मैं आपको वो चैप्टर पढ़ा रहा हूं, नहीं तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इतना बात समझ लीजिए कि कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व का हिस्सा इसलिए नहीं होता क्योंकि कैपिटल रिजर्व आपका रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट नहीं है। बाकी कैपिटल रिजर्व के बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। आप भी चाहो तो पेंडिंग करके रख लो कि मुझे आगे चल के सर से कैपिटल रिजर्व के बारे में पूछना है, स्पेशली तब पूछना है जब अमेलगमेशन का चैप्टर हो रहा होगा, ठीक है। अब एक और वर्किंग नोट मुझे बना के दीजिए। बैंक बैलेंस, मुझे बैंक बैलेंस का वर्किंग नोट बना के दीजिए। बैंक बैलेंस का वर्किंग नोट मुझे बना के दीजिए प्लीज। यहां आपका 295 का करंट एसेट रखा हुआ है, मतलब करंट एसेट। पता नहीं था इतना टाइम हो गया है, प्लीज थोड़ा सा जल्दी। बैलेंस बिफोर बायबैक 295। चलिए मुझे बताइए, बैलेंस बिफोर बायबैक 295 है। छोड़ो यार, बताओ मत, तुम देर लगाते हो वैसे ही। पहले तो हमने बेचा इन्वेस्टमेंट 150 में, फिर हमने फ्रेश इशू किया 200 लाख का, फिर हमने बायबैक किया 900 लाख का, अरे सॉरी, बैंक बैलेंस मैंने गलत ले लिया, 740 लेना था, मैंने पिछले क्वेश्चन का ले लिया। गड़बड़ 740 सॉरी, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का बैंक बैलेंस ले लिया, क्वेश्चन नंबर 5 का बैंक बैलेंस ले लिया, मुझे 4 का लेना था, 740 का। तो 740 150 200 900 190, ये आपका बैलेंस आफ्टर अबव ट्रांजैक्शंस। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात बोलनी थी क्लास खत्म होने से पहले। अगर आप मेरा लाइव लेक्चर देख रहे हैं या अगर आप YouTube पे मेरे रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं जो YouTube पे टिल रिजल्ट फ्री चल रही हैं, नोट्स प्लीज खरीद लीजिए। अगर आप अभी क्लासेस परचेज नहीं भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, नोट्स मतलब मेरा पूरा बुक सेट परचेज कर लीजिए। बाद में ऐसा ना हो कि आप ये बोलो कि सर बुक सेट मेरे पास नहीं है, प्लीज सर पीडीएफ दे दो। पीडीएफ नहीं मिलेगा, मैं स्ट्रिक्ट सेंस में कह रहा हूं, पीडीएफ नहीं मिलेगा, ठीक है ना।
मतलब आप बिल्कुल भी आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी कि सर मुझे बाकी एक चैप्टर का प्लीज पीडीएफ दे दीजिए, मैं बाद में नोट्स खरीद लूंगा। आपको पीडीएफ जितने प्रोवाइड किए गए उतने पीडीएफ से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगले चैप्टर्स जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं अगली क्लास में, तो ये बायबैक खत्म होगा, उसके बाद में जब स्टार्ट करने वाला हूं तो नए चैप्टर जब शुरू होंगे तो उसके पीडीएफ मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। आपको सैंपल नोट्स दिए गए थे, आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा। मैंने ये भी कहा था कि सैंपल नोट शुरू के 7-8 क्लासेस में चल जाएंगे। आज 8th नंबर क्लास है, कल 9th नंबर क्लास होगा जिसमें आपका पीडीएफ काम कर जाएगा इसी बायबैक का। बट उसके बाद आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी, एंड आई कैन से कि आपको बुक सेट परचेज कर लेना चाहिए। प्लीज आप 500 रुपए के बारे में मत सोचो, जब आप नॉर्मल क्लास परचेज करोगे तो उसमें से ये बुक कॉस्ट माइनस हो जाएगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम माय साइड कि एडवांस अकाउंट्स का बुक सेट वी स्मार्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है, और ये बुक सेट भी लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। ये लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। बुक सेट को हम वापस से हटा देंगे। बुक सेट हम अपना बुक अलग से बेचते नहीं है, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। तो आप खरीदना चाहो तो प्लीज खरीद लो। बाद में मैं पीडीएफ नोट्स बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करूंगा, किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी शर्त पे मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा। चलिए लेक्चर को खत्म करते हैं, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।